हेलो दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो कॉस्टिंग के ऊपर बनाया था कि उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं और किस तरीके से कॉस्टिंग की जाती है। डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में हमने समझा, इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में समझा, किस तरह से ये लोड किया जाता है वो हमने समझा। आज के वीडियो में हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है फ्लोरिंग वर्क का, मीन्स जो टाइलिंग होती है उसका हमने एग्जाम्पल लिया है। तो किस तरीके से कॉस्ट अराइव किया जाता है, क्या क्या जो फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है, उन चीजों के हिसाब से आज हमने एक कॉस्टिंग करेंगे, एक फ्लोरिंग वर्क का। तो दोस्तों, कॉस्टिंग जो है ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। याद जो मैंने की है मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से। आपके प्रोजेक्ट पे हो सकता है वो अलग हो सकती है। जो मुझे रेट मिले हुए मार्केट रेट उस बेसिस पे किया हुआ है, आपके रेट्स अलग हो सकते हैं। तो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या है वो आपको कंसिडर करना है, बट जो तरीका होगा वो इसी तरीके का होगा। और जो कॉस्टिंग है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है प्योरली उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम समझते हैं कि किस तरीके से फैक्टर्स को लोड किया जाता है, किस तरह कौन से जो फैक्टर्स हैं वो कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले ये जो मैंने आप स्पेसिफिकेशन है, मेरा जो टाइलिंग वर्क का है ये मेरा स्पेसिफिकेशन है। जो साइज है उसका 600 का है। जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है स्क्वायर मीटर है। और ये मेरी क्वांटिटी है। और ये जो 891 है, ये जो रेट कैसे डिराइव किया जाता है वो आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आपको जो भी आइटम की आप कॉस्टिंग कर रहे हैं उससे आप थरोली समझ लीजिए कि उसके अंदर क्या क्या कंसीडर करना है, क्या क्या आपको क्लाइंट देने वाला है। स्कोप उसका क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप जो ये हमारा स्कोप है, हमारे स्कोप में ये है कि जो टाइल है, टाइल क्लाइंट हमें फ्री इशू करने वाला है, मतलब क्लाइंट खुद खरीदेगा, वो हमें देगा। उसके बाद उसकी अनलोडिंग, उसके साथ जो एसेसरीज कंसीडर करना है, हर एक चीज हमें कंसीडर करना है टिल हैंड ओवर तक। तो आपको सब कुछ आपको कंसीडर करना है, जिसके अंदर मटेरियल, जो भी एसेसरीज लगेगा, उसके साथ जो भी बाकी चीजें लगेंगी, हर एक चीज आपको कंसीडर करना है। तो अब हम इसकी कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसकी जो कॉस्टिंग करेंगे उसमें बेसिक जो मटेरियल है उनकी कॉस्टिंग आपको एक जगह निकाल के रखनी पड़ेगी। तो इसके अंदर जो हम देख रहे हैं इसमें जो लगने वाला है टाइल जो है वो तो क्लाइंट फ्री इशू कर दे रहा है, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। अब इसमें लगना है सीमेंट। सीमेंट क्या होता है, पर बैग के हिसाब से आता है। एक बैग आपका 50 kg के हिसाब से आता है। तो उसका जो रेट है वो रेट जनरली जो मुझे रेट मिला है 290 रुपीज पर बैग का मिला है। आपके यहाँ जो भी रेट आपको मिल रहा है आपको कंसिडर करना है। रेट जो है जो मैंने अपने हिसाब से निकाले हैं, आपके चेंज हो सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट लगेगा इसमें सैंड लगेगा, जो मीटर क्यूब में उसकी क्वांटिटी होती है 1550 रुपए का रेट उसे है। और जो सीमेंटेशियस ग्राउट है वो 40 रुपए पर केजी का है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट में। हो सकता है अगर इपॉक्सी ग्राउट है तो आपको इपॉक्सी ग्राउट का कॉस्ट कंसिडर करना है, जो डिपेंड्स ऑन कॉस्ट की किस टाइप का मटेरियल है। मेरे प्रोजेक्ट में जो है सीमेंटेशियस ग्राउट है, इसलिए मैं सीमेंटेशियस ग्राउट का रेट कंसिडर कर रहा हूँ 40 रुपीज पर केजी। पॉलीथीन सीट, जो आपकी काम फ्लोरिंग होने के बाद उसको जो कवर करने के लिए जो सीट चाहिए उसका 45 रुपीज स्क्वायर मीटर का है। तो ये बेसिक रेट हमने डिराइव कर ले हैं। अब हम इसका जो है उसका यूज कैसे करना है अब हम लोग वो समझेंगे। ये मैंने जैसे स्पेसिफिकेशन आपको डाल के रखा हुआ है, तो मैं जैसा अभी के लिए इसको हाइड करके रखता हूं। अब हम लोग एक एक आइटम देखेंगे कि क्या किस तरीके से होता है। तो हम लोग 1 स्क्वायर मीटर के लिए कॉस्टिंग करेंगे। आप 10 स्क्वायर मीटर के लिए भी कर सकते हो, डिवाइड बाय 10 करके 1 स्क्वायर मीटर। अदरवाइज जनरली हम मैं 1 स्क्वायर मीटर के लिए कॉस्टिंग कर रहा हूं। अब 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्टिंग में क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप स्पेसिफिकेशन देखो तो क्लियरली लिखा है, पहले तो मोटार लगेगा आपका सीमेंट, क्योंकि टाइल आ जाएगा उसे फिक्स करने के लिए आपको मोटार चाहिए। तो अब सीमेंट मोटार क्या होता है। सीमेंट मोटार में क्या होता है, सीमेंट होता है, सैंड होता है और वाटर को मिक्स किया जाता है, एक पर्टिकुलर रेशियो में उन्हें ऐड किया जाता है। तो आप सीमेंट का जो रेट है 290 रुपीज पर बैग का है, बट 1 स्क्वायर मीटर में कितना लगेगा आपको वो निकालना पड़ेगा। तो जो मैंने क्वांटिटी निकाली है 0.31 बैग लगेगा 1 स्क्वायर मीटर के अंदर। अब एक क्वांटिटी कैसे डिराइव की जाती है, तो अब ये मैंने क्वांटिटी डिराइव किया है। तो मैंने क्या किया, 40 mm थिक मेरा जो मोटार लगने वाला है, जो मेरा फ्लोर लेवल होगा उसके ऊपर 40 mm मेरा जो सीमेंट का मोटार आएगा, उसके ऊपर मेरी जो टाइल है वो टाइल आएगी। तो अब उसका जो रेशियो क्या है 1:4। 1 पार्ट सीमेंट रहेगा, 4 पार्ट मेरा सैंड रहेगा। तो ये मैंने लिख लिया, 1 पार्ट सीमेंट है, 4 पार्ट सैंड हो गया। तो अब वेट वॉल्यूम मतलब उसका वॉल्यूम कितना हो गया, 1 स्क्वायर मीटर के मैं देख रहा हूं
और उसका थिकनेस कितना है, 40 mm का उसका थिकनेस है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 0.04 मीटर क्यूब का वॉल्यूम हो गया। अब मेरा जो सैंड है और जो मेरा सीमेंट है वो तो ड्राई फॉर्म में होता है, उसमें वाटर नहीं होता है। मेरे को ड्राई फॉर्म में चाहिए, क्योंकि अभी जो मेरा निकला है वो वेट फॉर्म निकला है, उसके अंदर वाटर भी होगा, सीमेंट भी होगा और सैंड भी होगा। तो उस जो फैक्टर होता है ड्राई वॉल्यूम जो होता है वो उससे 30 to 35% ज्यादा होता है। तो हम जनरली 33% कंसिडर कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग 1.33 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 0.0532 इतना क्यूबिक मीटर मेरा हो गया ड्राई वॉल्यूम। अब इसके अंदर मेरा सैंड भी होगा और इसी के अंदर मेरा सीमेंट भी होगा, तो वो क्वांटिटी कैसे निकाले जाए। तो अब उसको निकालने के लिए सिंपल जो रेशियो का फॉर्मूला होता है कि ये जो क्वांटिटी है एक मीटर क्यूब में, इसके अंदर 5 पार्ट है, मतलब 4 सैंड के पार्ट है, 1 सीमेंट का पार्ट है। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला लगाना है बस कि ये डिवाइडेड बाय 4 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जनरली आप निकालेंगे तो इसका इतना आ जाएगा, इतना आपका मीटर क्यूब ये लगने वाला है। अब उसको आपको बैग में कन्वर्ट करना है। अब ये तो ड्राई फॉर्म में जो निकला था उसमें इतना पार्ट सीमेंट का है, अब उसको आप कन्वर्ट करेंगे बैग में, क्योंकि आपका बैग इन द सेंस केजी, मतलब 1 केजी जो एक बैग होता है 50 केजी का आता है, तो हम बैग में कन्वर्ट करेंगे। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको मिला हुआ है, डेंसिटी पता है आपको सीमेंट का 1440 होता है, आपको पता है 50 केजी का एक पैकेट आता है, तो आपका कितना होगा 0.31 बैग हो गया। मतलब 1 स्क्वायर मीटर टाइलिंग का काम करने के लिए 0.31 बैग आपका लगेगा। इतना क्वांटिटी आपका, अगर आपको इसको केजी में कर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे तो आपका केजी में आ जाएगा। आपको ये क्वांटिटी आ गई। अब 0.31 मल्टीप्लाई बाय 290 88.47, मतलब 1 स्क्वायर मीटर अगर आपको टाइलिंग का काम करना है तो उसमें आपका 88 रुपीज का सीमेंट लगेगा। सेम उसी तरीके से हम लोग जो सैंड है, सैंड का कॉस्ट भी कंसीडर कर लेंगे। सैंड का कॉस्ट कंसीडर करने के लिए क्या करना है, ये मेरा वॉल्यूम है, ये मल्टीप्लाई बाय 4 + 5 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 + 1, मतलब क्योंकि 4 पार्ट सैंड है तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई बाय जो 4 है उसका जो रेशियो है वो लगाना है। तो 0.04 हो गया। अब ये आ गया 0.04, 1550 का रेट है। जो मैंने रेट आपको ऊपर ही बताया कि आपको ये सब रेट एक बेसिक रेट निकाल के रखने हैं। और ये जो रेट्स हैं मेरे FOR रेट है, मतलब साइट तक का उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड है, तो वो मुझे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब ये हो गया। अब मेरा है सीमेंट बैग फॉर स्लरी। अब क्या होता है कि स्लरी भी बनाई जाती है, जो मेरा जो बेड बनेगा मोटार का उसके ऊपर स्लरी लगानी पड़ेगी। तो स्लरी का कॉस्ट कैसे निकालते हैं। अब उसके लिए क्या है कि जनरली जो 1 स्क्वायर मीटर होता है उसमें 3.3 केजी या 3.2 उसके आसपास मेरा सीमेंट लगता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 3.3 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर मीटर डिवाइड बाय 50, तो आपको बैग में आ जाएगा। क्योंकि सीमेंट का कॉस्ट हम बैग में ले रहे हैं, इसके लिए बैग में कन्वर्ट करें, अदरवाइज आप 3.3 डायरेक्ट भी केजी में यूज कर सकते थे। इसका रेट फिक्स है, आपको पता है कि इसका रेट 290 रुपीज है। फिर उसके बाद आप क्या यूज होगा, अब इसमें होगा ग्राउट, क्योंकि जो सीमेंट जो आपका टाइल लगेगा बीच में जो गैप बनेगा 2 mm में, जो भी आपका गैप बनता है वो गैप में आपको फिल करना रहता है, तो उसके अंदर आप ग्राउट्स लगाते हैं। सीमेंटेशियस ग्राउट भी लगता है, इपॉक्सी भी लगता है। तो आपके प्रोजेक्ट में क्या स्पेसिफिकेशन है आपको वो देखना है। तो इसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। जनरली जो सीमेंट जो ग्राउट होता है वो 1 केजी के अंदर लगभग 6 से 7 स्क्वायर मीटर का कवरेज होता है। ये बहुत बार अलग से आइटम भी होता है, रनिंग मीटर में भी आइटम होता है। और ये जो आपका गैप है, गैप में कितना फिल होगा जस्ट उसके हिसाब से आपको निकालना है। तो क्योंकि आप अगर इसका कैलकुलेशन करना चाहे तो कितना गैप है उसका वॉल्यूम निकाल के रेट पता है, फिर केजी निकाल के आप उससे भी कर सकते हैं। पर जनरल जो कवरेज होता है 6 से 7 स्क्वायर मीटर 1 केजी में हो जाता है। तो ये जैसे मैंने बताया ना, ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि बहुत साइट पे होगा कि वहां कंडीशन अलग है, गैप बड़ा है, या तो और जो लेबर काम कर रहा है उसके ऊपर भी है कि कितना वेस्टेज कर रहा है, उसको हिसाब से आपको कंसिडर करना है। प्योरली आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका एक्सपीरियंस कितना है उस काम को लेके, उस साइट पे को लेके, तो उस हिसाब से आप कॉस्ट कंसिडर, जो कवरेज है उस हिसाब से कंसिडर करते हो।
नेक्स्ट है इसका सोप जो, क्योंकि आपका टाइल पूरा काम हो गया, आपको हैंड ओवर करना है, तो ऐसा नहीं, तो आपको क्लीन करके दे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे डस्ट लगा होगा, तो आपको क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्लाइंट ने लिखा हुआ है कि मुझे सोप वॉश क्लीनिंग करनी है, तो उसका कॉस्ट कैसे निकालने के, तो जनरली जो वॉश होता है, तो इसके अंदर देखोगे तो 1200, एक जो सोल्यूशन होता है 1200 रुपए का 5 लीटर का सोल्यूशन होता है। एक लीटर में लगभग 100 स्क्वायर मीटर आपका काम हो जाता है, तो लगभग 2 से ₹2.5 के आसपास आपका खर्चा आता है। ये डिपेंड कर रहा है आप कितनी बार कर रहे हो। मैंने एक ही बार करना है, तो मैंने इसलिए इतना कॉस्ट कंसीडर किया है। आपकी प्रोजेक्ट पे अगर ज्यादा बार करना होगा तो आपको उसके हिसाब से कॉस्ट कंसीडर करना है। नेक्स्ट है स्पेसर क्या होता है, जस्ट वो आपको टाइल टू टाइल के बीच में यूज करते हैं ताकि स्पेस जो है प्रॉपरली मेंटेन रहे। तो इसका बहुत छोटा खर्चा होता है, 2 से 3 रुपए के आसपास खर्चा जाता है, तो ये जस्ट मैंने कंसीडर कर लिया। उसके बाद अब मेरा जो सीमेंट है उसका कितना कॉस्ट लगा, कितना अमाउंट लगा, उसका कॉस्ट मैंने निकाल लिया। सेम सैंड का निकाल लिया, सेम ग्राउट का निकाल लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि अभी वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि मैंने 50 केजी का बैग आया, ऐसा नहीं 50 केजी का पूरा 50 केजी यूज ही हो जाएगा, उसमें बहुत सारा वेस्टेज भी होगा। तो आपको वेस्टेज जनरली ये आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कंसीडर करते हो। जो जनरली हम लोग यूज करते हैं 5% का वेस्टेज कंसीडर करते हैं सैंड, और इन दोनों में 3% का वेस्टेज कंसीडर करते हैं हम लोग। 3 से 4% का वेस्टेज जो है हम लोग कंसीडर करते हैं ग्राउट के अंदर। तो ये जैसे आपका रेट फिक्स है 290 है इसका है। ये कैसे आया, कैसे क्वांटिटी, 0.31 kg आप यूज करने वाले हो, बैग यूज करने वाले हो, उसका 5% वेस्टेज, तो एक्स्ट्रा आप पकड़ लो। तो अब आप देखिए टोटल आप इसको आपको ऐड कर दो, ये आपको मटेरियल कॉस्ट मिल गया। ये आपका जो कॉस्ट है, ये जो सेक्शन है ये मटेरियल कॉस्ट हो गया। तो आप सोचिए सीमेंट जो टाइल का खर्चा होगा वो तो होगा ही, टाइल आपको नहीं लगाना है। टाइल के अलावा 237 रुपए के आसपास का खर्चा होने वाला है। जस्ट आपका जो मोटार लगेगा, जो उसके अंदर सैंड लगेगा, उसके अंदर जो आपका ग्राउट्स लगेंगे, जो सीट लगेगी, उसकी क्लीनिंग जो होगी, इसका खर्चा 237 रुपीज हो गया। ठीक है, अब आपने एक पार्ट कंसिडर कर लिया। अब दूसरा पार्ट है कि अब इसका जो लेबर पार्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब लेबर पार्ट कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या है, क्लाइंट आपको फ्री इशू करने वाला है आपको टाइल, तो अब उसकी अनलोडिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों कि आपको अंडरस्टैंडिंग कैसी है और आपका एक्सपीरियंस कैसा है, तो अनलोडिंग ऐसा नहीं है कि फ्री में होगा, उसका कॉस्ट जाएगा, तो उसका कॉस्ट आपको कंसिडर करना है। जो भी खर्चा होगा वो आपको कंसिडर करना है कॉस्टिंग के अंदर। तो आप कैसा है, इसकी कॉस्टिंग कैसे निकालोगे, अनलोडिंग ऑफ टाइल। तो आप टाइल का इसका अनलोड खर्चा कैसे निकालेंगे, जस्ट इसको आपको प्रोडक्टिविटी से आपको बेस्ड ऑन आपका एक्सपीरियंस कैसा है उस हिसाब से आप कंसिडर करते हो। तो जनरली क्या होता है कि ये ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट फिगर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, बट जनरल एक अगर 16,000 स्क्वायर फीट टाइल आई हुई है तो लगभग 10 लेबर लगेंगे और एक लेबर का जो प्रोडक्टिविटी होगा 1600 स्क्वायर फीट का होगा। तो और जो रेट होता है लगभग 700 से 800 रुपए लेबर होगा। लेबर का कॉस्ट भी हर लोकेशन वाइज वेरी होता है। तो जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके आसपास 700-800 रुपए में लेबर मिल जा रहे हैं, तो लगभग 9 घंटे का काम होना है, तो 8,500 रुपीज मेरा लगने वाला है। अब उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा जस्ट की स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि 8,500 लगने वाला है 16,000 स्क्वायर फीट करने के लिए, और उसको बाद में मैं स्क्वायर मीटर 10.76 तो लगभग 6 से 7 रुपए के आसपास मेरा खर्चा होगा अनलोड करने के लिए। अब ये भी डिपेंड कर रहा है कि जैसे मेरा जहां पे मेरा ट्रक आ रहा है, जो मटेरियल आ रहा है, मेरा जो स्टोर है उसके जस्ट एडजेसेंट है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए ये कम टाइम लगेगा। अगर यही एक पर्टिकुलर हाइट पे होता, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होता, तो ये हो सकता है कि मेरा जो 6 रुपए है ये 20 रुपए चला जाता, 25 रुपए चला जाता। तो डिपेंड कर रहा है आपकी कैसी आपने सोच अंडरस्टैंडिंग कैसी है, साइट को आपने कितना अच्छे से समझा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट होता है कि शिफ्टिंग ऑफ टाइल एंड शिफ्टिंग ऑफ सैंड एंड सीमेंट। अब ये एक ऐसी चीज होती है ना, इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक जगह स्टोर होगा और साइट का जो काम है वो मल्टीपल फ्लोर्स पे होना है। तो ये बंदे क्या करेंगे, मटेरियल स्टोर से लाके जहां पे काम होना है वहां पे लाना ले जाने का खर्चा है। तो आपको बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी निकालना पड़ेगा कि तो हमने क्या निकाला था, लगभग एक लेबर का जो खर्चा होता है लगभग 25 स्क्वायर मीटर का काम हो जाएगा हमारे साइट पे। जनरली हमने 2 से 3 लेबर कंसिडर किया हुआ है कि ये 2 से 3 लेबर होंगे जो प्योरली सिर्फ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे। तो और एक दिन में उनका जो खर्चा होगा डिवाइड बाय कितना मैंने प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं।
जनरली मेरा 25 स्क्वायर मीटर का प्रोडक्टिविटी निकल रहा है, तो लगभग 30 से 32 रुपए का खर्चा आता है सिर्फ मटेरियल को स्टोर से वहां पे लेके जाना, उनको लिफ्टिंग शिफ्टिंग करना, और जहां पे भी काम हो रहा है वहां पे चीजों को पहुंचाना ये कंसिडर कर, इसके अंदर ये वाला हेड के अंदर कंसिडर हो रहा है। तो लगभग 30 से 32 रुपए का खर्चा आ रहा है, आपके साइट के हिसाब से वेरी हो सकता है। नेक्स्ट है, अभी हमने खर्चा कर लिया कि हमने कंसिडर कर लिया कि मटेरियल अनलोड हो गई टाइल, जो उसके लिए एसेसरीज हैं वो जो हमारे साइट पे आ गया, क्योंकि आ गया जहां पे लगाना है वहां पे भी लेके आ गए। अब उसको लेबर लगेगा उसको लगाने का। अब लगाने का जो ये कॉस्ट होता है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये प्योरली आप दो तरीके से कंसिडर कर सकते हो। एक तो बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी भी कर सकते हो, या दूसरा मार्केट में बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो जनरली क्या होता है उनसे आप बात कर लो, वो आपको एक रेट डिफाइन कर देते हैं। जैसे ये हर रेट चेंज होते रहता है, नॉर्थ में अलग रेट होगा, आपका साउथ में अलग होगा, मुंबई में अलग रेट होगा, तो जनरली ये चेंज होता रहता है। बट हम एक अगर आप देखोगे कोई कोई होता है कि सब कॉन्ट्रैक्टर होता है 25 से 30 रुपए स्क्वायर फीट में आपका काम कर देते हैं। बट आपके पास अगर इन हाउस मैन पावर है, आप लेबर पे ले रहे हैं काम, तो उसमें कैसे कराना है। तो एक जनरली जो हमारी साइट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप की साइट है, तो वहां पे एक मैसन लगेगा, एक हेल्पर लगेगा, ये दोनों मिला के हम 2100 रुपए का इनका कॉस्ट आता है। एक जो मेरा मैसन का खर्चा है 900 रुपए का है, 600 रुपए मेरा हेल्पर का खर्चा है, और मेरा 2100 रुपए का एक दिन का इनका एक जो टीम बनेगी इनका 2100 रुपए का खर्चा है। अब वो प्रोडक्टिविटी कितना निकालेगी, तो ये हमने जो कंसिडर किया बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग, हमने दिखा है कि 5 से 6 स्क्वायर मीटर का काम निकल सकता है। बहुत साइट है वहां पे ये 7 से 8 भी निकलता है, 10 भी निकलता है, बहुत जगह 2 से 3 भी। मतलब आज आपका बंदा पता चले कि 6 स्क्वायर मीटर किया, कल 10 स्क्वायर मीटर किया, अगले दिन 2 ही स्क्वायर मीटर किया, उसके अगले दिन 2 ही स्क्वायर मीटर किया। तो ऑन एन एवरेज जो होता है कि एक जो आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट से लेसन क्या लर्न किया हुआ है उस बेसिस पे आप बेस्ड ऑन, वही मैंने बताया ना कि एक्सपीरियंस लेवल आपका, उसके हिसाब से आप कंसिडर करते हो। तो जो हमने जो कंसिडर किया 350 रुपीज, जनरली 6 स्क्वायर मीटर हम कंसिडर कर रहे हैं, ये 3 बंदे मिलके एक दिन प्रोडक्टिविटी उनकी निकलेगी। तो ये 350 रुपए लग गए उसको लगाने का खर्चा। फिर उसके बाद होता है प्रोटेक्शन शीट। अब ये टाइल हर एक चीज लग गई, अब उनका प्रोटेक्शन करना, क्योंकि उसके ऊपर जो मैंने बताया ऊपर सीट लगानी है, वो सीट लगाने का खर्चा कैसे होगा। तो इसका भी कॉस्टिंग जो हमने निकाला, हमने जनरली क्या किया, एक फ्लैट का एग्जाम्पल लिया है। एक जो हमारा सबसे बड़ा वाला फ्लैट है वो 125 स्क्वायर मीटर का फ्लैट है, उसमें पूरी सीट लगाने के लिए 2 लेबर लगेगा। उसके बाद एक लेबर का जो खर्चा है 650 रुपए खर्चा है, और उनका लगभग 75% पूरा टाइम जो है एक इसको लगाने में लग जाएगा। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 975 रुपए 125 स्क्वायर मीटर लगाने का लग गया। अब ये 7 से 8 7.8 रुपीज में पर स्क्वायर मीटर डिवाइड बाय 975 डिवाइड बाय 125 कर देंगे तो 7.5 लगभग 8 रुपए के आसपास शीट लगाने का खर्चा है। ये ऐसा नहीं है कि आपने लगा दिया, अब आपने सीट लगा दिया, ठीक है, अब पता चले क्लाइंट से आपको वेरीफाई भी कराना रहता है क्लाइंट की भाई मैंने ये काम कर दिया है, तो उसमें क्या होता है बहुत बार टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट होता है। तो वो सब आपको कंसिडर करना है। तो 7 से 8 रुपए के आसपास आपका खर्चा आ जाता है। ये कॉस्ट भी आपका हो गया। उसके बाद आता है आपका प्रोटेक्शन शीट रिमूवल। अब वो शीट आपने लगा दी है, अब उसको रिमूव भी तो करना पड़ेगा। अब वो रिमूव करने का खर्चा कितना है, अब रिमूव करने का खर्चा कभी भी उतना ज्यादा नहीं होता, तो जो भी आपका लगाने का खर्चा है उसका 50-60% आप कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कैलकुलेशन वाइज करना है तो सेम एग्जांपल 125 स्क्वायर मीटर का काम है मेरा, 2 लेबर लगेंगे, 650 रुपए का रेट है, और उनकी लगभग 40% टाइम लगेगा आपको इसको हटाने में। फिर उसके बाद 520 रुपए आ गया, 4.16 आ गया पर स्क्वायर मीटर। तो अब इसमें ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि निकालना बहुत इजी काम है, पता चले वो 1 घंटे में ही निकाल सकता है, बट वो शीट को निकाल के एक जगह पे फिर उसको एक्यूमुलेट करना, फिर एक जगह पे उसको डिकम्पोज करना, तो वो सब में थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है, तो वो सब आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये हो गया आपका प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद आपको वॉशिंग का, क्योंकि आपने कर लिया, ठीक है, आपने मटेरियल का कॉस्ट भी जैसे कि मैंने बताया कि ये सोप वॉश कंसिडर कर लिया, अब उसको क्लीन भी करना पड़ेगा। अब क्लीनिंग का खर्चा कैसे है, अब वो मैं आपको बता दूं। सेम आपने एक जो सबसे बड़ा वाला फ्लैट है हमने उसका कॉस्ट कंसिडर किया, 125 स्क्वायर मीटर का मेरा फ्लैट है, 2 लेबर लगेंगे, उसमें 650 रुपए उनका कॉस्ट जाता है। उसके बाद वर्किंग आवर कितना है, पूरा 2 दिन लगेगा उनको करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे कोई इक्विपमेंट यूज कर रहा हूं तो उसका मेरे को अलग से कॉस्ट कंसिडर करना पड़ेगा।
2 दिन लगेंगे तो 125 स्क्वायर मीटर का काम करने के लिए 2600 रुपए लगेंगे मेरे। तो आप ये क्या हो गया 20 पॉइंट लगभग 21 रुपया मेरा 1 स्क्वायर मीटर के पीछे खर्चा होगा। तो और ये देखिए जो 650 रुपए है ना, ये हो सकता है आपके यहाँ पे ये 500 में हो जाए, कहीं पे ये 1000 में हो जाए। तो ये कॉस्टिंग चेंज होते रहते हैं। मैंने आपको एक फ्रेमवर्क बताया कि ये ऐसे ऐसे किया जाता है। बाकी आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस लेवल, अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप कॉस्ट कंसिडर कर सकते हो। ये हो गया आपका वॉशिंग का कॉस्ट हो गया। फिर उसके बाद हो गया ग्राउटिंग का, हम देखते हैं। जो मैंने बताया ग्राउट की बीच में जो फिल करना है, सेम हमने 125 स्क्वायर मीटर का एग्जांपल लिया आपका। दो इसमें क्या होता है कि 2 लेबर लगेंगे, एक जो मेसन है उसका खर्चा 1000 रुपीज और 600 रुपीज हेल्पर का खर्चा लगेगा। उसके बाद 2 वर्किंग डेज लगेंगे, 3200 रुपए का खर्चा होगा, 25 रुपए ग्राउटिंग। क्योंकि ये क्या होता है ना, ये बहुत फाइन वर्क होता है। जो बीच का गैप होता है, गैप में प्रॉपरली आपको फिल करना है। तो इसमें मान लो कि अगर आप फिल करते समय बहुत ज्यादा आपने साइड में कर दिया है, तो उसके बाद क्या होगा, आपको क्लीनिंग में उतना ज्यादा आपको मैन पावर मतलब एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो गैप है प्रॉपरली फिल करना है। और इसमें क्या होता है, रीवर्क भी बहुत होता है। कभी कभी क्लाइंट बोलते हैं यहाँ प्रॉपर नहीं हुआ है, तो आपको फिर से बंदा वहां पे अरेंज करना, फिर से, क्योंकि आपने एक बार काम कर दिया, क्लाइंट ने बहुत सारे उसमें कहा कि नहीं ये आपने प्रॉपर नहीं किया, क्वालिटी कंसर्न है, तो आपको फिर से करना पड़ेगा। तो वो सब जो कॉस्ट है वो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। तो आपने जो हमने समझा, 237 रुपए मटेरियल कॉस्ट आ रहा है, 446 रुपीज आ रहा है मेरा, ये आ रहा है लेबर कॉस्ट। तो टोटल कितना होगा, 683 रुपीज हो गया। अब 683 रुपए लग गया, प्योरली मेरा डायरेक्ट कॉस्ट आ गया। अब मेरे को इसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन, बहुत सारे जो मेरे रिसोर्सेज होंगे, बहुत जो बाकी के खर्चे हैं, वो भी खर्चे तो मेरे को डालने पड़ेंगे। तो वो कॉस्ट इसके ऊपर लोड की जाएगी। अब जैसे अब हम क्या करेंगे, ये हमारा डायरेक्ट कॉस्ट का कैलकुलेशन हो गया। अब हम आईडीसी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो जो अब मेरा डायरेक्ट कॉस्ट कितना हो गया, ये जो भी 683 मल्टीप्लाई बाय जो मेरी क्वांटिटी है, ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 298 करोड़ का 2.98 सीआर का मेरा डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। इतना तो मेरा लगेगा ही खर्चा काम करने में, मिनिमम उतना खर्चा लगेगा। अब बाकी की चीजें मैं कंसिडर करूंगा क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो पहला मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है, 10 महीने का मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है। अब मेरे को 10 महीना प्रोजेक्ट मैनेजर खड़ा करना पड़ेगा। तो एक उसका खर्चा कितना है, 75,000 रुपए मेरा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका खर्चा है। तो मैं उसका 75% ही टाइम कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि वो डेली वहां पे खड़ा नहीं होगा। जब भी जरूरत होगी उस स्टार्टिंग में, प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में वो रहेगा, उसके बाद जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो जाएगा। इंजीनियर मेरा डेली खड़ा होगा। मैंने 12 महीने कंसिडर किया, क्यों, क्योंकि क्या होगा, काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी वहां पे बहुत सारा काम बाकी रहता है। तो मेरे को उसके जो स्नैगिंग हो गया, बहुत सारी चीजों को लेके, तो मेरे को उसका इंजीनियर का खर्चा है वो मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा। तो 35,000 रुपए मेरा इंजीनियर का खर्चा है। तो ये हो गया। अब ये मैं क्या मंथ वाइज में डिवाइड कर रहा हूं, कितना इंजीनियर लगेगा, कितने महीने के लिए लगेगा, मेरा बिलिंग साइकिल क्या है और उसका मेरा रेट क्या है। ठीक है, तो अब ये सुपरवाइजर, मेरे को 2 सुपरवाइजर लगेंगे। 2 टावर है तो मेरे को 2 टावर में सुपरवाइजर लगेंगे। सेफ्टी का बंदा, ये सेफ्टी का बंदा क्या है, अगर क्लाइंट के स्कोप में सेफ्टी है तो आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अगर सेफ्टी मान लीजिए आपके स्कोप में कंसिडर करना है तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा। अगर इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ लेबर के हिसाब से आपको अरेंज करना पड़ता है। मान लो आपका लेबर बहुत ज्यादा, जनरली जो कंडीशन होती है 20 से 25 लेबर के बीच में एक सेफ्टी का बंदा होना चाहिए। मान लो ज्यादा क्वांटिटी आपका 100 लेबर साइड पे, तो आपको ये बढ़ाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे 2 सेफ्टी क्लाइंट ही हैंडल कर रहा है, तो हमने सेफर साइड के लिए हमने 2 कंसिडर करके रखा है, क्योंकि एक हमारी कंपनी के हिसाब से भी हमने कंसिडर किया हुआ है। नेक्स्ट है QA/QC, उसके लिए हमने 10 महीने के लिए एक बंदा कंसिडर किया है। फिर उसका बिलिंग, क्योंकि काम हो गया उसके बाद बिलिंग का भी कंसिडर करना है। तो जनरली जो बिलिंग का बंदा होता है काम होने के बाद भी, क्योंकि मेजरमेंट, सर्टिफिकेशन, उन सब के लिए काम रहता है, इसलिए हम इस 12 महीने कंसिडर कर रहे हैं। डिजाइन के लिए एक बंदा मेरा लगेगा, क्योंकि ज्यादा उसका काम है नहीं, 1 ही महीने का काम है। व्हीकल, जो भी साइट पे मूवमेंट होगा, लेबर को लाना ले जाना, जो स्टाफ होगा, उसके लिए मैं एक व्हीकल कंसिडर कर रहा हूँ। लेबर अकोमोडेशन, जो लेबर रह रही है, बहुत सारी लेबर हो सकती है जो घर से ट्रेवल करे, बहुत सारी लेबर को मुझे साइट पे भी रखना पड़ेगा, जो लेबर कॉलोनीज होगी, बहुत डिपेंड कर रहा है। तो उसके लिए मैं या तो अपार्टमेंट लूँ या तो जो भी अरेंजमेंट करता हूँ। तो जनरली हम एक अपार्टमेंट का खर्चा जो होता है 16,500 रुपए, ये हो सकता है जगह के हिसाब से वेरी हो सकता है, बट जो हमने लिया हुआ है वो 16,500 रुपए के हिसाब से है। तो ये टोटल 390
₹96 मेरा 2 घर का मेरा खर्चा होगा जिसमें लेबर को मैं रखूंगा। उसके बाद स्टाफ अकोमोडेशन सेम उसी तरीके से स्टाफ अकोमोडेशन। दूसरा है मेडिकल का। मेडिकल में क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि जो एम्बुलेंस मोस्ट ऑफ चीजें हैं मेन कॉन्ट्रैक्टर है वही कंसिडर कर रहा है, तो हमें कुछ कंसिडर करने की जरूरत नहीं। डेली जो फर्स्ट एड बॉक्स है, जो मेरा बंदा मेडिकली फिट है नहीं है, वो सब जो खर्चे हैं वो सब हम कंसिडर कर रहे हैं। तो जनरली 7,500 रुपए हम कंसिडर कर रहे हैं एक लमसम कॉस्ट। नेक्स्ट है कंप्लायंस। आप क्या साइट के ऊपर आप काम कर रहे हो तो आपको बहुत सारी पॉलिसीज लगती हैं, WC पॉलिसीज लगती हैं, उसके बाद आपका PF ESIC बहुत सारे खर्चे होते हैं, कंप्लायंसेस खर्चे होते हैं, तो वो कॉस्ट आपको कंसिडर करना है। वो प्योरली आपके बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कंसिडर करना रहता है। बहुत बार क्या होता है डायरेक्ट कॉस्ट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज लोग कंसिडर करते हैं, तो उस हिसाब से आपको कंसिडर करना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। यहाँ पे अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी आपको अरेंज करनी है, अब क्योंकि आपका स्कोप में होता है, तो जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का है उसका अगर आप चार्जेबल बेसिस पे है तो वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बट हमारे प्रोजेक्ट में है क्लाइंट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, तो इसलिए मुझे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को ड्रिंकिंग वाटर जो है उसका कॉस्ट कंसिडर करना है। उसके बाद मैंने वो लिया ऑफिस सेटअप, जो है एक बार मेरा सेटअप होगा, स्टोर सेटअप होगा, उसका खर्चा लिया हुआ है। फिर साइट एक्सपेंसेस जो डेली डे टू डे साइट पे खर्चे होने वाले हैं वो मैंने कंसिडर किया। प्रिंट आउट जो ड्राइंग अप्रूवल ये सब होंगे उसका खर्चा लिया हुआ है। फिर पेनल्टी। इस बार क्या होता है ना कि कभी कभी ना क्लाइंट हर जगह पे अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होता है। यहाँ पे क्या था क्लाइंट का था कि एक उनका प्रॉपर ऐप सिस्टम है, तो वहां पे क्या है कि जो एक बार भी अगर क्लाइंट ने किसी काम के ऊपर ऑब्जर्वेशन दिया एक पर्टिकुलर टाइम लाइन में, अगर मेरा वो क्लोज नहीं हो रहा है तो क्लाइंट मेरे को क्या ₹1000 जो पर ऑब्जर्वेशन चार्ज करने वाला है। तो मुझे तो क्या होता है बहुत सारी चीजें आप मैनेज नहीं कर सकते हो, आपको आपके जो क्योंकि लेबर क्या होता है हर जगह कंट्रोल कर लेना बहुत मुश्किल काम होता है। तो एक मैंने लमसम कॉस्ट कंसिडर किया कि इतना मेरे ऊपर फाइन हो सकता है। नेक्स्ट है क्लीनिंग चार्जेस, क्योंकि आप जैसे कि MEP का काम करोगे तो उतना ज्यादा जो डेब्रीज होता है ये सब क्रिएट नहीं होता है, होता भी है तो बड़ा होता है, वो इजीली निकाल सकते हैं। बट लेकिन क्या होता है जब फिनिश ये सब सिविल वाला काम करते हो या फ्लोरिंग का काम कर रहे हो, वहां पे बहुत सारा डस्ट ये सब जो चीजें होती हैं बहुत सारा, तो वो आपको क्लीनिंग के लिए स्टाफ कंसिडर करना पड़ता है, खर्चा कंसिडर करना पड़ता है। तो आप वो एक हमने ₹6000 कंसिडर किया हुआ है पर मंथ के हिसाब से। नेक्स्ट है LD चार्जेस। बहुत बार क्या होता है क्लाइंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है और हमें पता है वो टाइमलाइन में काम नहीं होने वाला है, तो आप क्या ना क्लाइंट ने पहले भी आपका एक्सपीरियंस है कि क्लाइंट आपको LD कर चुका है, तो बहुत लोग क्या करते हैं सेफर साइड LD कंसीडर कर लेते हैं। बट लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप बहुत सारे रिस्क जो कंसीडर करते जाओगे तो आपका कॉस्ट भी बढ़ते जाता है, आपको कॉम्पिटिटिव भी रहना है मार्केट के अंदर, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। तो कि कॉम्पिटिटिव रहते हुए आप अपने रिस्क को किस तरीके से मिटिगेट कर रहे हो, ये बहुत जो कॉस्टिंग कर रहा है बंदा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये सब कॉस्ट इस तरीके से आपको कंसिडर करना है ताकि आपका काम भी हो जाए, जॉब भी आपको मिल जाए, कॉस्टिंग भी बेटर ऑप्टिमाइज कर सको आप उसको। नेक्स्ट होता है BG चार्जेस। अब क्या होता है कोई भी क्लाइंट ना आपसे पहले परफॉर्मेंस BG चार्ज करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा वहां तक तो आपको परफॉर्मेंस BG देना है, उसके बाद जो DLP होगा उसमें भी आपको पर्टिकुलर कुछ अमाउंट आपको होल्ड कराना रहता है। तो आप जो BG क्या होता है बैंक से आता है, वो SBLC में हो सकता है या बैंक गारंटी से हो सकता है। अब क्या होता है कि कोई भी बैंक आपके बिहाफ पे अगर गारंटी दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो फ्री में देगा, आपसे कुछ चार्ज करेगा, तो वो चार्ज कितना होता है वो आपको कंसिडर करना है। नेक्स्ट है सेफ्टी का। सेफ्टी का कैसा है कि आप जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट आपके बंदे काम कर रहे हैं, हेलमेट हो गया, बैरिकेडिंग का कॉस्ट हो गया, जो भी खर्चे शूज के कॉस्ट हो गए, तो ये सब हार्नेस हो गया, ये सब का कॉस्ट आपको कंसिडर करना है। अगर ये आप सिविल में मेन कॉन्ट्रैक्टर जो होता है कोर एंड सेल का वेंडर होता है वहां पे जाएंगे तो ये कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है जो। बट अगर आप फ्लोरिंग का काम एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, MEP का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये कॉस्ट जो आपसे लेबर से रिलेटेड ही खर्चे होते हैं, बाकी बैरिकेशन ये सब का खर्चा और साइट का जो खर्चे होते हैं वो नहीं होते हैं। जनरली आपके लेबर काम जो कर रहा है उससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो कंसिडर करना रहता है। नेक्स्ट है कंटिजेंसी कॉस्ट। इसमें क्या होता है बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जिसको आप पहले से ही अज्यूम नहीं कर सकते हो, पहले से ही फोरकास्ट नहीं कर सकते हो, बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो जनरली क्या होता है मटेरियल का, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ₹290 आपने पर बैग कंसिडर किया सीमेंट का कॉस्ट, बट ये हो सकता है कि 290 नहीं, जब आप खरीदने गए हो तो 292 हो जाए, तो ये भी हो सकता है 280 भी हो जाए। लेकिन वो तो लेकिन क्या होगा आपको कुछ तो रिस्क आपको मिटिगेट करने कुछ तो कंसिडर करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि जो प्रोडक्टिविटी है 5 to 6 स्क्वायर मीटर मिलती है, अब ये हो सकता है 4.5 मिले, तो आप
आप क्या करोगे? तो आप एक रिस्क, एक कंटिजेंसी कॉस्ट कंसिडर करते हो। जनरली क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज कंसिडर किया जाता है। आप क्या कंसिडर करते हो? आप अपने हिसाब से आपको कंसिडर करना है। नेक्स्ट है डीएलपी, क्योंकि डीएलपी क्या है कि आपने पूरा स्नैगिंग सब कुछ काम कंप्लीट कर दिया, स्नैगिंग डिस्नैगिंग भी कर दिया, हैंडओवर भी कर दिया आपने साइड। अब क्या है ना कि डीएलपी में क्या है, मान लीजिए आपने जो काम किया उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, तो उस टाइम पे आपको बंदे भेजने पड़ेंगे, काम करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक जस्ट कॉस्ट होता है बेस्ड ऑन, वो प्योरली एक्सपीरियंस होता है। ये भी हो सकता है कि आपने जो काम किया है इतने अच्छे से किया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आए ही नहीं, तो डीएलपी का खर्चा जीरो भी हो सकता है, बट फिर भी एक कॉस्ट कंसिडर करना चाहिए आपको। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट मार्जिन। अब ये सब कुछ काम हो गया, ठीक है, आपने हर एक चीज कॉस्ट कंसिडर कर लिया, लेकिन इसमें क्या है कि जब आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट आप इसमें डाल रहे हो, तो आपको इसमें क्या है, प्रॉफिट मार्जिन भी चाहिए होगा। यहाँ पे मैंने फाइनेंसिंग कॉस्ट नहीं कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि क्लाइंट क्या है, मुझे ऑलरेडी एडवांस दे रहा है, अनसिक्योर्ड एडवांस मेरे को शेयर कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसका कॉस्ट कंसिडर नहीं, इतना सारा कॉस्ट कंसिडर नहीं किया हुआ है। तो मेरे को प्रॉफिट मार्जिन तो मेरे को प्रोजेक्ट में चाहिए, तो वो कितना कंसिडर करें। तो जनरली क्या होता है कि जब फर्स्ट कोड जाता है तो जनरली ज्यादा रखे, 15 से 20% लोग रखते हैं, आप डिपेंड कर रहा है आपके हिसाब से, बट जनरली क्या होता है 10 to 15% लोग मार्केट में कंसिडर करते हैं, क्योंकि आप मार्केट में काम कर रहे हो, पूरा पैसा लगा रहे हो, अगर कुछ आपको मिलेगा नहीं, उसमें से कुछ अर्निंग नहीं होगी, तो फिर काम करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जनरली आप 10 से 12% या 15%, आपके जो भी आपका सिस्टम है उस हिसाब से आपको कंसिडर करना है। अब टोटल खर्चा आ गया 91 लाख रुपीस। हमने डायरेक्ट कॉस्ट हमारा कितना निकला था, 2.98 निकला था। अब 2.98 करोड़ का काम कर, 2.98 सीआर का काम, अराउंड 3 सीआर पकड़ लेते हैं, 3 सीआर का काम करने के लिए आपको 91 लाख रुपीस का आपको आईडीसी खर्चा होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा। ये जो खर्चे है ना, आप कहीं पे लोड नहीं कर सकते हो क्लाइंट से। जैसे ये वाला काम हो गया ना, 1 स्क्वायर मीटर काम हो गया, मान लो 100 स्क्वायर मीटर आपने काम कर लिया, तो 100 इंटू 891 आप बिल कर सकते हो, लेकिन ये जो आईडीसी है ना, ये बिल नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आपका यहाँ पे आपको क्लाइंट लिफ्ट नहीं देता, आपको लिफ्ट आपको अरेंज करनी है, तो उसका खर्चा आपको ऐड करना पड़ता। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कॉस्ट बिल नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका ये खर्चा तो होने ही वाला है। तो आप क्या करते हो, ये जो 91 लाख रुपीस खर्चा हुआ है ना, ये 3 CR जो डायरेक्ट कॉस्ट है इसके ऊपर लोड करते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, RA टाइल G39 मतलब क्या हो गया, 683 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आईडीसी, मतलब क्या हो गया कि ये 683 के ऊपर ये जो खर्चा मैंने 30% जो है, ये 30% कैसे आया, ये मेरा 91 लाख आईडीसी है और मेरा डायरेक्ट कॉस्ट 3 करोड़ है, तो लगभग ये 30% आएगा। तो आप ये देखेंगे तो आपको यहां से पता चलेगा, ये देखिए 91 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट कॉस्ट करेंगे तो आपको ये 30% आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको 30% जस्ट क्या नाम है, इस खर्चे के ऊपर एक्स्ट्रा लोड कर देना था। 683 मल्टीप्लाई बाय 1.3 कर दोगे तो आपका जो खर्चा है वो आ जाएगा 891 रुपीज का आ गया, 3.89 का। आपका डायरेक्ट कॉस्ट कितना था दोस्तों, डायरेक्ट कॉस्ट था आपका 3 CR और आपका आप जो कोट करोगे वो कितना करोगे, 3.89 CR करोगे। तो ये दोस्तों ये एक आप प्योरली अगर ये देखेंगे ना, कॉस्टिंग एक कॉस्ट पे अराइव करते हैं और इसका जो एक्यूरेसी होता है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके एक्सपीरियंस लेवल पे है। तो इस तरीके से अगर आप कॉस्ट कर रहे हो, हर एक चीज को आप रिस्क को फाइंड आउट कर रहे हो, उसको आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो फ्यूचर में मान लो कि ये कॉस्ट, ये 10 महीने का प्रोजेक्ट 15 महीने में चला गया, तो आपके पास एक सीट होगी कि आपका कंसिडरेशन ये था और सीट इतना चला गया। आपको बैक, जैसे सीमेंट का रेट बढ़ गया, किसी का रेट बढ़ गया, तो आपके पास अगर प्रॉपर कैलकुलेशन होगा तो आप उस हिसाब से कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से मान लीजिए आपको कभी ये काम आप कर रहे हो, ठीक है, आपका डायरेक्ट कॉस्ट 683 हो रहा है। अभी मान लीजिए मैं ये जो कॉस्ट है ना, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये कॉस्ट मान लीजिए हो गया 350 रुपए, ठीक है। अब आपका कितना हो गया, 918 रुपए खर्चे हो गए, ठीक है। 706 पहले कितना था, आप पहले देखेंगे तो ये खर्चा था आपका 683, ठीक है। अब ये अगर एक भी रेट आपका चेंज होगा ना तो आपका डायरेक्ट कॉस्ट भी चेंज होगा, तो फ्यूचर में आपके पास बैकअप रहेगा, तो आप क्लाइंट को क्लेम भी सबमिट कर सकते हैं, ताकि क्लाइंट को भी फिर आपका जो क्लेम है ना वो इजीली रिजेक्ट नहीं कर सकता है। आपके पास अगर कुछ बैकअप ही नहीं होगा, आपके पास आईडीसी का जो क्लेम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली जो खर्चा हो, क्योंकि आप इसी में बना रहे हो, जो बनाओगे इसी में बनाओगे। जैसे आपका काम प्रोजेक्ट मैनेजर 75% है, आपने 50% में कर लिया तो आपने सेव कर लिया कुछ अमाउंट, तो
ये सब चीजें जो होती है ना, जो ओनर होता है, जो कॉस्टिंग कर रहा है, जो प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, जो प्लानिंग वाला बंदा हो गया, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी रहती हैं कि आपको अगर फ्यूचर में जो आईडीसी का क्लेम हो गया, 10 महीने का अगर प्रोजेक्ट है ना, 10 महीने का प्रोजेक्ट आपका मान लीजिए 18 मंथ चल गया, अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं रहेगा ना, तो आप उससे क्लेम, आईडीसी क्लेम नहीं डाल सकते हो। अगर मान लीजिए आपने 10 महीने का प्रोजेक्ट था, आपने क्या प्रोजेक्ट चल गया 18 महीने, तो आपके पास ये होगा कि सर मैंने तो 10 महीने कंसिडर किया, ये मेरा कॉस्ट है, ये मेरी अटेंडेंस सीट है, ये मैंने जो उनको बंदों को जो सैलरी दी है, ये उनका स्टेटस है, ये उनका बैंक स्टेटमेंट है। तो उस बेसिस पे क्लाइंट आपका क्लेम रिजेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको चीजों को ट्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको डिटेल कॉस्टिंग करो। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए ये वाला जो काम था, 891 का टोटल खर्चा हो गया, मान लो सीमेंट का रेट हो गया 300 रुपए बढ़ गया, तो ये 900 सवा 900 के आसपास हो जाएगा। और मान लो क्लाइंट ने आपको कुछ भी नहीं दिया, पूरा खर्चा इतना ही हुआ, तो ये जो 10% आप पकड़ रहे हो ना, 10% की जगह आपका 8% हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, 10% से मान लो ये 5% हो गया, तो आपको क्या मिला? एज ए कॉन्ट्रैक्टर आपको ये देखना है कि ये 10 को मैं 15 पे, 12 पे, 13 पे कैसे लेके जाऊं, कितना अच्छा नेगोशिएट करूं, कितना अच्छा प्रोजेक्ट को ट्रैक करूं। तो पीछे अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा, ये सब डेटा आपके पास होगा, तो आप उतना अच्छे तरीके से उसको आप मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताया। तो आपको अगर किसी आइटम की कॉस्टिंग चाहिए तो मैं वो एक और वीडियो में इस पे बना सकता हूं। और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप जरूर अपना फीडबैक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।